वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, एक उद्यमी, निवेशक और व्यवसायी की। तो देर किस बात की, आइए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। सिलिकॉन वैली की कुछ कहानियां महान उत्पादों के बारे में होती हैं, कुछ साहसिक निवेशों के बारे में, लेकिन बहुत कम ही दोनों को मिलाकर आगे बढ़ती हैं, राजनीति तक पहुंचते हुए और पूरी उद्योगों के भविष्य को आकार देती हैं। गैरी टैन की यात्रा ऐसी ही एक दुर्लभ कहानी है। 14 साल की उम्र में सुशिक्षित प्रोग्रामर से लेकर दुनिया के सबसे चयनात्मक स्टार्टअप एक्सेलरेटर के सीईओ तक उनका रास्ता अप्रत्याशित मोड़ों से भरा हुआ है। फिर भी उनके जीवन के सबसे आश्चर्यजनक क्षण केवल तकनीक में मिली सफलताओं से नहीं आते, बल्कि उन लड़ाइयों से आते हैं जिन्हें उन्होंने इसके बाहर लड़ने का चुनाव किया। गैरी टैन की कहानी 1981 में कनाडा के विनिपेग से शुरू होती है। उनके पिता सिंगापुर से आए थे। उनकी मां बर्मी चीनी वंश की थी। जब गैरी 10 साल के थे, उनका परिवार कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट चला गया। वहां अमेरिकन हाई में उन्होंने कंप्यूटर के प्रति प्रारंभिक जुनून को पोषित किया। 14 साल की उम्र तक वे स्वयं प्रोग्रामिंग सीख रहे थे और यहां तक कि येलो पेजेस में सूचीबद्ध कंपनियों को ठंडे कॉल करके अपनी पहली नौकरी भी पाली। 1999 में उन्होंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी केंद्रों में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। अगले 4 वर्षों में उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और वे कौशल निखारे जो उनके करियर को परिभाषित करने वाले थे। स्नातक के बाद गैरी ने माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही एक निर्णायक कदम उठाया। वे पैलंटियर टेक्नोलॉजीज के 10वें कर्मचारी बने। पैलंटियर में वे पैलंटियर फाइनेंस की इंजीनियरिंग टीम का हिस्सा थे, जहां वे क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्लेटफॉर्म पर काम करते थे। उन्होंने पैलंटियर का लोगो एंड वर्डमार्क भी डिजाइन किया, कंपनी की पहचान पर स्थायी छाप छोड़ते हुए। 2008 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ी। सचिन अग्रवाल के साथ मिलकर उन्होंने पोस्टर्स की सह स्थापना की, जो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था और जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। 2012 में ट्विटर ने पोस्टर्स को $20 मिलियन अधिग्रहित कर लिया। हालांकि ट्विटर ने बाद में इसे बंद कर दिया, लेकिन गैरी रुके नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने पोस्ट हेवन की सह स्थापना की ताकि उपयोगकर्ताओं को उनके ब्लॉग्स के लिए स्थायी घर मिल सके। 1 साल पहले 2011 में गैरी ने एक नई भूमिका भी निभाई, यू कॉम्बिनेटर में डिजाइनर इन रेजिडेंस और फिर पार्टनर के रूप में। वहां उनका योगदान अत्यधिक था। उन्होंने प्रतिभा को पहचाना, डिजाइन को केंद्र में लाया और उन स्टार्टअप्स का समर्थन किया जो बाद में दिग्गज बने। उनकी सबसे साहसी शुरुआती शर्तों में से एक कॉइनबेस पर थी, जो तब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक छोटा सा विचार था। उन्होंने इंस्टाकार्ट और कॉइनबेस जैसे वाईसी पूर्व छात्रों के लिए $7 मिलियन की वेंचर कैपिटल फंडिंग जुटाने में भी मदद की। 2015 तक गैरी वाईसी में एक मान्यता प्राप्त पार्टनर बन चुके थे, जहां उन्होंने बुक फेस और डेमो डे रियल टाइम वीडियो जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाए। साथ ही डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियर के रूप में अपने कौशल को और तेज किया। लेकिन गैरी की महत्वाकांक्षाएं और बड़ी थीं। 2012 में उन्होंने इनिशियलाइज कैपिटल की सह स्थापना की, जो एक प्रारंभिक स्तर की वेंचर कैपिटल फर्म थी, जो $7 मिलियन के फंड से शुरू हुई थी। वह तेजी से बढ़ी। 2013 में $43 मिलियन, 2016 में $115 मिलियन और अंततः 2021 तक $700 मिलियन। उनके नेतृत्व में इनिशियलाइज सिलिकॉन वैली की सबसे सम्मानित फंड्स में से एक बन गई, जिसने इंस्टाकार्ट, फ्लेक्सपोर्ट और कॉइनबेस जैसी कंपनियों का समर्थन किया। जिन स्टार्टअप्स को इसने समर्थन दिया, उनकी संयुक्त बाजार कीमत $200 बिलियन से अधिक तक पहुंच गई। तब तक गैरी खुद कई वर्षों तक फोर्ब्स माइडस लिस्ट में शामिल किए गए और दुनिया में 6ठे तक की रैंकिंग प्राप्त की। फिर आया 2022। अगस्त में यू कॉम्बिनेटर ने घोषणा की कि गैरी टैन वापस लौटेंगे, इस बार इसके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में। जनवरी 2023 से वे उस एक्सेलरेटर का नेतृत्व करेंगे जिसने एक समय पर उन्हें एक संस्थापक रूप में मदद की थी। वाईसी का मॉडल शक्तिशाली था। हर साल सैकड़ों स्टार्टअप्स को एक चयनात्मक वेब आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से फंडिंग प्रदान करना, जिसकी स्वीकृति दर केवल 1% थी। गैरी के नेतृत्व में वाईसी पहले ही 90 से अधिक अरब डॉलर मूल्य की कंपनियां पोषित कर चुका है और हर साल 10 से 20 नए यूनिकॉर्न उभरते हैं। मिलकर वाईसी समर्थित स्टार्टअप्स की संयुक्त बाजार कीमत $600 बिलियन से अधिक है। लेकिन गैरी की कहानी वेंचर कैपिटल पर खत्म नहीं होती। हाल के वर्षों में वे सैन फ्रांसिस्को में एक तीखी राजनीतिक आवाज बन गए हैं।
3,26,000 से अधिक ट्विटर फॉलोअर्स और 2.5 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ वे अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग आवाज, स्कूलों, सुरक्षा और शहर शासन पर चर्चा करने के लिए करते हैं। 2021 की शुरुआत से उन्होंने राजनीतिक कारणों में $2,78,000 से अधिक दान दिया है। वे खुद को मॉडरेट डेमोक्रेट कहते हैं। YIMBY एक्शन और ग्रो कैसेफ जैसे प्रो हाउसिंग समूहों का समर्थन करते हुए और अधिक पुलिसिंग, बेहतर स्कूल और अधिक आवास विकास के लिए दबाव डालते हैं। उनकी सक्रियता दान से परे जाती है। गैरी ने शहर के अधिकारियों के खिलाफ रिकॉल अभियानों में भूमिका निभाई, जिसमें 2022 में प्रगतिशील जिला अटॉर्नी चेसाबुद्दीन का रिकॉल भी शामिल था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्कूल बोर्ड के सदस्यों को हटाने के लिए $20,000 और जिला अटॉर्नी रिकॉल प्रयास के लिए $1 लाख से अधिक दान किया। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए विशेष रूप से सैन फ्रांसिस्को की एशियाई समुदाय के लिए उन्होंने टेक नेताओं को स्थानीय राजनीति में अधिक सक्रिय होने के लिए भी संगठित किया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए। बेशक उनके राजनीतिक रुख ने विवाद भी खड़े किए हैं। 2024 में गैरी को आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ट्वीट किया कि वे सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के 11 में से 7 सदस्यों की मौत की कामना करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी, यह कहते हुए कि यह एक रैप गीत का संदर्भ था, लेकिन आलोचना तीव्र थी। उन्होंने हजारों ट्विटर अकाउंट्स, यहां तक कि उन पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों के अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए जिनसे उनका कभी सामना नहीं हुआ था, के लिए भी ध्यान आकर्षित किया। फिर भी गैरी गहराई से प्रभावशाली बने हुए हैं। उन्होंने फाउंडेशन हेल्थ, परप्लेक्सिटी, नथिंग, न्यू लिमिट, बीपर, इंस्टाकार्ट और गॉबल जैसी कंपनियों में निवेश किया है। उनके बोर्ड रोल्स टाइगर आई लैब्स और मेजमो जैसी कंपनियों तक फैले हैं और वे नए संस्थापकों का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से गैरी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सैन फ्रांसिस्को के नोई वैली में रहते हैं। YC का संचालन करने और निवेश प्रबंधन की मांगों के बावजूद उन्होंने शहर से एक मजबूत संबंध बनाए रखा है, अपने राजनीतिक स्वर और इसके भविष्य की दृष्टि दोनों के माध्यम से। किशोरावस्था में प्रोग्रामिंग प्रयोगों से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, पैलेंटर, पोस्टरस, इनिशियलाइज्ड और अंततः Y कॉम्बिनेटर का नेतृत्व करने तक गैरी टैन ने टेक दुनिया में कई जीवन जिए हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई एकल कंपनी या निवेश नहीं होगी, बल्कि यह होगी वे हजारों स्टार्टअप्स, संस्थापक और समुदाय जिन्हें उनके निर्णयों ने पहले ही छुआ है, और वे कई और जिन्हें वे अभी छूना बाकी है।